हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 71 के बारे में। अगर हम भाग 71 के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 70 तक तो आप लोगों का पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जी श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इसे नोट्स बनाते रहें, जिससे आप देखेंगे कि इन जी श्रृंखलाओं में जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी व्याख्याएँ की जाती हैं, आपका प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन जी श्रृंखलाओं का जो महत्व देखेंगे। अब आगामी परीक्षा जो है यूपी आर वाला 2024 और यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम्स में जो फरवरी और मार्च माह में होने वाले हैं, तो उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 71 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हमेशा नेगेटिव वर्डों का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, सिंगरौली परियोजना उत्तर प्रदेश, बगलियार परियोजना झारखंड, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि बगलियार परियोजना जो है झारखंड में नहीं है, यह अगर जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी परियोजनाओं के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले लिखिए तुलबुल परियोजना। इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, हम इसके आगे ही लिख देते हैं कौन सी नदी पर है। ठीक है, तो किस नदी पर है आप लोग नोट डाउन कर। तुलबुल परियोजना जो है आपकी, ये आपकी है झेलम नदी पर, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे किस नदी पर है, तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और सिंगरौली आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िला में पड़ता है, सोनभद्र ज़िला। ठीक है, सोनभद्र ये क्या है आपका ज़िला है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। तो बगलिहार परियोजना जो है आप लोग इस तरह से नोट डाउन करिए, बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना जो है आपका, ये आपका चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है, और यह भी आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और झारखंड में कौन सी परियोजना है आपकी, आप देखेंगे कि झारखंड में जो है तलाया परियोजना है, तलाया परियोजना। तलाया परियोजना कहाँ है? झारखंड में। किस नदी पर है? बराकर नदी, बराकर नदी पर है। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। और जो दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपकी किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से आप लोग राज्यों के बारे में पूछ लेता है, तो आप लोग इस तरह से नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र हो वातावरण के हिसाब से, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कितने हैं वो क्षेत्र कितने प्रकार के हैं भारत में? वो है आपके 20। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस सर्वे के अनुसार, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस सर्वे। ठीक है, तो साइंस सर्वे, इसके अनुसार, साइंस सर्वे के अनुसार भारत में कुल कितने हैं? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, यहाँ पर आप लिख लीजिए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, इकोलॉजिकल क्षेत्र कुल कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, इसके बाद कितने हैं? 20 हैं। और इसी तरह से जो उप क्षेत्र हैं, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी यानी कि एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है, एग्रो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र है, यानी कि इसको कृषि पारिस्थितिकी इसको बोला जाता है। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल
उप क्षेत्र कितने हैं? उप क्षेत्र यानी कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कुल कितने हैं? वो आपके 20 हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं? ये आपके 60 हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं? 60 हैं। तो कुल मिलाकर आप इस तरह समझ लीजिए कि एग्रो इकोलॉजिकल 20 भागों में विभाजित किया गया है और एग्रो एग्रो इकोलॉजिकल जो सब डिवीज़न है उसको 60 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो और इनका जो वर्गीकरण किया जाता है मिट्टी के जैव जलवायु एवं जलवायु प्रकार और वहाँ पर जो प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार किया जाता है। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के आधार पर आप देखेंगे कि एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों को बनाया गया है और वो कितने हैं? 20 हैं, उप क्षेत्र 60 हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के आधार पर वहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो किसका सर्वे है या देखेंगे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस का सर्वे है। तो आप इस तरह से चीज़ें नोट डाउन करिए और इस तरह के प्रश्न एग्रीकल्चर संबंधित हैं तो निश्चित ही पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्थित है। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। तो अगर आप लोग जब को पता होगा कि आचार्य एन.जी. रंगा जो है, एन.जी. रंगा जो भारतीय इतिहास में जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में थे और इन्होंने आप देखेंगे कि संस्थाओं का स्थापना किया है जिसमें एन.जी. रंगा जो है आपके कम्युनिस्ट, मान के चलिए कि किसान सभा है, फिर उसके बाद एन.एम. जोशी का जो अखिल भारतीय किसान सभा है, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे ये संबंधित हैं। तो ये सारी चीज़ों से ये लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि ये किस क्षेत्र में है तो आप लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस क्षेत्र में यह यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो एन.जी. रंगा आपके जानते हैं कि दक्षिण भारत से संबंधित है। इसमें आप देखिए कि दक्षिण भारत से कौन सा राज्य ऐसा है जो संबंधित है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और उसको लोगों के नाम से अगर आप लोगों को चीज़ें मिलती हैं तो आप लोग वहाँ अगर लोगों के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उसी के आसपास के क्षेत्रों में आपके वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कौन सा ज़िला है? गुंटूर ज़िला में है। गुंटूर ज़िला में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िला। ठीक है, गुंटूर में क्या है? आचार्य एन.जी. रंगा। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो यूनिवर्सिटियों से, कृषि की यूनिवर्सिटियों से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्रम से चलते हैं। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखेंगे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, कहाँ है? मेरठ में। मेरठ में कौन सी यूनिवर्सिटी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी। अगर इस तरह से आप लिख देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय। आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में
यूनिवर्सिटी ही बोला जाता है। ठीक है, तो हम यूनिवर्सिटी इस तरह से लिख दिए तो आप लोग उसको समझ जाएगा। फिर इसका मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि यूनिवर्सिटी हम लिख देते हैं, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। और इससे प्रश्न एकदम मिलान करने के लिए और कूट की सहायता से भी और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? फड़म शब्द। ठीक है, तो फड़म शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? पहनावा के लिए, सिक्के के लिए, आभूषण के लिए, हथियार के लिए। तो मध्यकालीन भारत में जो फड़म शब्द का प्रयोग किया गया था वो सिक्के के लिए किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? दक्षिण भारत में किया गया था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारतीय शासकों ने फड़म शब्द का प्रयोग सिक्के के लिए किया है और साहित्यकारों ने। तो वहाँ पर इस तरह से चीज़ें नोट डाउन करिए। और इस तरह से जो शब्द हैं, यूनिक शब्द हैं, वो आप लोग ध्यान रखे रहें तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं तो लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और किस क्षेत्र से संबंधित है ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को पता होंगी तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कि फड़म शब्द जो है सिक्के के लिए प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? दक्षिण भारत में किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उपानह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उपानह। ठीक है, किसका प्रयोग? उपानह। ठीक है, और यह प्रश्न आप देखेंगे कि MPPSC में या UPSC में पूछा गया था। ठीक है, तो और UPPCS में। और इस तरह के प्रश्न एकदम फ्लुएंटली आपके हाई लेवल के प्रश्न हैं और इससे आप लोग एकदम याद कर लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उपानह और एक पनही, एक पनही शब्द है वह उपानह। इन दो शब्दों का जो प्रयोग किया गया था वो जूता के लिए किया गया था। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में जूता के लिए क्या किया गया था? पनही और उपानह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग एकदम नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज, यहाँ बड़ा सा का प्रयोग होना चाहिए, सिराज होता है तो आप लोग उसको बड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बड़ा सा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो निम्न में भारत का सिराज किसे कहा जाता है? आगरा को, इलाहाबाद को, लखनऊ को, जौनपुर को। तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है क्योंकि जौनपुर में आप देखेंगे इसको, जौनपुर को हिंद सिराज ए हिंद भी बोला जाता है। सिराज ए हिंद। फिर शम्स ए सिराज भी शायद इसको बोला जाता है। शम्स ए सिराज, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शर्की शासक थे इब्राहिम शाह शर्की के शासनकाल में जौनपुर का जो उत्थान है, जौनपुर का जो विकास है, जौनपुर की जो समृद्धि है एकदम अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो उस समय जब देखेंगे कि जब जौनपुर अपने चरमोत्कर्ष पर था, यहाँ की समृद्धि जो एकदम बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो गई थी, तो उस समय भारत का जो सिराज बोला गया उसे जौनपुर का सिराज बोला गया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? इब्राहिम शाह शर्की। तो इब्राहिम शाह शर्की जो हैं उन्होंने जौनपुर में अटाला मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह शर्की शासकों ने करवाया है वहाँ पर। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए और नोट्स को अपने बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लिए कि अनुच्छेद 164(5) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधान मंडल
राज्य विधानमंडल जो है राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 164(5) के तहत कहा गया है कि राज्य विधानमंडल राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगा। और राज्य विधानमंडल में क्या क्या आते हैं? राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। और विधान परिषद का जो प्रावधान है वो भारत के हर राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 ही राज्य हैं जहाँ पर राज्य विधान परिषद है। तो यानी कि जो राज्य विधानसभा होगी वो निर्धारण करेगी मंत्रियों के वेतन और भत्ते का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न जो है एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, सावधानीपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए, समझ कर आंसर दीजिए, क्योंकि राज्य विधानमंडल में विधानसभा भी आता है और विधानसभा जो है हर एक राज्य में है और इसीलिए राज्य विधानसभा ही है जो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगी। ठीक है, और किसके तहत? अनुच्छेद 164(5) के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण वाली प्रमुख शक्ति है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यह पूछा जा रहा है कि राज्य के जो प्रशासन शासन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं के जो सिद्धांत है उसका निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? वो है आपकी सचिवालय। ठीक है, तो सचिवालय का कार्य जो है, उत्तरदायित्व जो है वो राज्यों का शासन प्रशासन का निर्माण करे। ठीक है, तो सचिवालय से जितने भी नियम कानून बन कराएंगे वो सचिवालय से ही बनते हैं और वहीं से देखेंगे कि हर एक ज़िले में लागू किए जाते हैं। तो सचिवालय जो है राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया वाली समिति है और जो शक्ति है और इसी के द्वारा राज्य के शासन प्रशासन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग समझते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल कोड इसको बोला जाता है, तो यूसीसी भी इसको बोला जाता है। तो समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है? ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वो कौन सा राज्य है? वो गोवा है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है? वो है अनुच्छेद 44। और ये कौन सा है? डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने पढ़ाई को एकदम सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करिए। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु कार्य करता है। कौन सा? प्रकाश तंतु। तो प्रकाश तंतु होते क्या हैं ये आप लोग समझिए कि यह सिलिका की बनी होती है, सिलिका की प्रकाश तंतु। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि जो बिजली का वायर होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश तंतु क्या होता है? ये सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी है? सिलिका की। ठीक है, सिलिका की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि इस तरह से किस पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का क्षय नहीं होता। यहाँ पर किसका क्षय नहीं होता? प्रकाश ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया है? 2000 में स्टारलाइट कंपनी है, स्टारलाइट, सन 2000 से स्टारलाइट कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग
आप लोग नोट डाउन करिए। और इस तरह से चीज़ें जो है आपके पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम्स में। आप देखेंगे कि पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में आर में एकदम फ्लुएंटली डायरेक्ट पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, जानकारी नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में? दिया सलाई बनाने के निर्माण में किया जाता है। डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। किसका कार्यकाल? लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि पूछा जा रहा है रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेस के बारे में, आरबीसीज। ठीक है, तो आरबीसीज का जो कार्यकाल होता है रेड ब्लड का, लाल रक्त कणिकाओं का, वो होता है 120 दिन। ठीक है, तो 120 दिन में इनका एक पहले दिन निर्माण होता है और 120वें दिन इनका समाप्ति हो जाती है। तो इनका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जाओं में होता है। अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि मज्जा में होता है और फिर उसके बाद इनका जो अंत होता है वो आपके प्लीहा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन की जो मात्रा का नियंत्रण किया जाता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही आप देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का जो कलर है वो आपका रेड होता है, लाल होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझिए। और आप जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्यकाल है वो आपका जो जीवन काल है वो आपका 120 दिन का होता है। तो इन सारी जानकारियों को आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की? आमदनी का सीधा सीधा अर्थ ये है कि आय पर किसने कर की शुरुआत की, यानी कि आयकर की शुरुआत। ठीक है, तो भारत में आयकर की शुरुआत किसने किया था? वो था जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने कब किया? 24 जुलाई 1860 को प्रारंभ हुआ था। 24 जुलाई 1860। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है और ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो करंट बेस्ड प्रश्न होते हैं। थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत ही रेयर में पूछे जाते हैं, मुश्किल से मिलेंगे। और ज़्यादातर प्रश्न जो हैं उसके 95% जो प्रश्न होते हैं इकोनॉमिक्स के वो करंट के बेस पर होते हैं। या तो प्रेजेंट का पूछेगा या तो 2, 4, 5 साल 10 साल पहले का पूछ लेगा। इसी तरह के प्रश्न इकोनॉमिक्स पे बनते हैं। और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स हम लोगों का बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है? कस्टम ड्यूटी यह एक प्रकार का कर होता है जो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो किस पर लगाया जा सकता है? आय पर लगाया जा सकता है, संपत्ति विक्रय पर लगाया जा सकता है, आयात पर लगाया जा सकता है, फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कस्टम ड्यूटी क्या होता है? वो आयात कर होता है। तो आप लोग ये इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आयात कर होगा, आयात कर, आयात कर को क्या, आयात पर क्या लग सकता है? आयात पर यहाँ पर आप नोट डाउन करिए, आयात पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद आय पर क्या लगता है? आय पर हम कारपोरेट टैक्स लगा सकते हैं, आयकर भी लगाया जा सकता है। तो कारपोरेट टैक्स क्या होता है? वो आयकर में ही आता है, कारपोरेट टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और संपत्ति विक्रय पर क्या लगाया जा सकता है? संपत्ति विक्रय, संपत्ति विक्रय पर हम लोग कौन सा टैक्स लगा सकते हैं? वो है आपका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स हो गया। और फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर, फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर, निर्मित वस्तु पर क्या लगेगा? आप देखिए कि फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी
यह भी आप लोगों का एक टैक्स में आता है और सारे टैक्सों को मिलाकर आप देखेंगे कि जीएसटी लागू कर दी गई है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही रेयर में पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मिलाकर, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए और नोट डाउन करिए और इससे नोट्स बनाते रहें। और आप देखेंगे कि यह जो प्रश्न था इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोग इन जो श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और वहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो जीएस श्रृंखला है आपको यूपी आरओ और यूपी पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो इससे आप लोग निश्चित ही नोट्स बनाएं और देखते रहें, समझते रहें चीज़ों को। और हर एक प्रकार के जो प्रश्न हैं आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।